Hello student. In today's lecture we are going to start different types of scheduling algorithm. हमने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि शेड्यूलिंग के टाइप्स क्या होते हैं. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. सो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेंगे पहले. बिफोर दैट आवर टुडेज लेक्चर लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. और आज जो हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखने वाले वो होगा हमारा FCFS, दैट स्टैंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दिस एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन FIFO. प्रीरिक्विसाइट डिफरेंट शेड्यूलिंग टाइप्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट शेड्यूलिंग टाइप्स पढ़ा था. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो एक बार हम इसको रिवाइज करते. तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मतलब क्या? यहाँ पे प्रोसेसर के पास में ऑलरेडी कोई प्रोसेस होगी जो एग्जीक्यूट हो रही है, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस अगर यहाँ पे रेडी क्यू में और एक नई प्रोसेस आई हुई है और उस प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हाई होगी तो इन अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो प्रोसेस सीपीयू के पास में होगी वो वापस से इंटरप्ट कॉल होके कहाँ पे जाएगी? रेडी क्यू में. और रेडी क्यू में जो नई प्रोसेस आई हुई है जिसकी प्रायोरिटी हाई थी वो प्रोसेस किसके पास में जाएगी? सीपीयू के पास में. सो ये अगर इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उस टाइप के एल्गोरिदम जो होंगे वो रहेंगे हमारे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग टाइप. सो फिर नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि अगर सीपीयू के पास में एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस एक नई प्रोसेस रेडी क्यू में आई हुई है और रेडी क्यू में आई हुई प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हाई होगी, स्टिल यहाँ पे जो प्रोसेस सीपीयू के पास में वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पे कोई इंटरप्ट कॉल होके वो प्रोसेस वापस से रेडी क्यू में नहीं जाएगी. सो अगर इस टाइप से अगर वर्किंग कर रहा है हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो वो होगा नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग. सो बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंट टाइप, द स्टेट ऑफ प्रोसेस डायग्राम, जिसके बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है. आगे भी हम उसके बारे में फिर से रिवाइज कर लेंगे उस चीज को. सो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? सो सीपीयू शेड्यूलिंग डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग व्हिच ऑफ द प्रोसेस इज इन द रेडी क्यू इज टू बी अलोकेटेड टू द सीपीयू. अभी अगर हम यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीपीयू शेड्यूलिंग के साथ में क्या हो रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस इन अ रेडी क्यू and how to select the particular process for sending to the CPU for the execution. ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है इन द सीपीयू शेड्यूलिंग कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस रेडी क्यू में, बट इनमें से किसी एक प्रोसेस को ही हमको सीपीयू के पास में भेजना है. क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम, बट द सीपीयू ओनली एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट अ टाइम. सो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू फॉर सेंडिंग टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन. सो ये प्रॉब्लम हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में हो रहा है कि हम कौन से प्रोसेस को सबसे पहले निकाल के सीपीयू को अलॉट करेंगे. सो देयर आर मेनी डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वर्क्स फॉर सिलेक्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉर सेंडिंग टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन. ईच एल्गोरिदम हैविंग इट्स ओन वर्किंग मेथड. सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला हुआ है कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिजाइन कर ले. सो इन रेडी क्यू हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द n नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड सेंड अलोकेट टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन. हर एक एल्गोरिदम का अपना अपना एक अलग अलग वर्किंग स्टाइल होगा. सो हमको यहाँ पे जो डिस्कस करने वो ये एल्गोरिदम रहेंगे. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसको हम FCFS बोलेंगे. मैं यहाँ पे आपको सारे एल्गोरिदम के बारे में एक बार रिवाइज करा दूंगा 2 लाइन्स में. अभी सबसे पहले हर एक का वर्किंग स्टाइल आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए ज्यादा कुछ आपको दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं. हमको सिंपल तरीके से इस एल्गोरिदम का वर्किंग 2 लाइन में सबसे पहले समझ लेना है. सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा इस एल्गोरिदम के नेम. हमको हर एक एल्गोरिदम के नेम सबसे पहले समझने पड़ेंगे. उसके नाम में उसका वर्किंग स्टाइल छुपा हुआ है. सो अगर मैं यहाँ पे FCFS की बात कर रहा हूँ तो FCFS स्टैंड फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दैट मीन्स व्हाट कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू, जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड डिवाइस क्यू.
जो भी प्रोसेसेस कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट होती है वो सारी की सारी रहती है जॉब क्यू में. आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस दोज प्रोसेसेस आर गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, वो कहां पे आती है? रेडी क्यू में. सो एफसीएफएस क्या बोल रहा है कि जो भी प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगी वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. उसको ये एल्गोरिदम, उसी प्रोसेस को ये एल्गोरिदम क्या करेगा? सबसे पहले सीपीयू को अलॉट कर देगा. आई अगेन रिपीट कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आई, एफसीएफएस क्या करेगा? उसी प्रोसेस को उठा के सीपीयू को अलॉट कर देगा फॉर द एग्जीक्यूशन. सो हम इसको बोलेंगे एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आया वो पहले हमने सर्व किया, मतलब सीपीयू को अलॉट किया. नेक्स्ट एल्गोरिदम इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, एसजेएफ जिसको हम बोलते हैं. सो अगर मैं एफसीएफएस की बात करूं तो दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और अगर मैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की मतलब एसजेएफ की बात करूं तो एसजेएफ इज अ प्रीएम्प्टिव एंड द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. अभी एसजेएफ में क्या है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. सो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा, दो चीजें 100% उस न्यूमेरिकल में रहने वाली जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. दिया रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग बाय द एसजेएफ एंड फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और नीचे में एक टेबल दिया रहेगा. सो उस टेबल में आपको दो चीजें हर एक टाइप के एल्गोरिदम में मिलेगी. वो रहेगी प्रोसेस, जिसके अंदर में प्रोसेसेस के नेम रहेंगे P1, P2, P3, P4, एंड सेकेंड वन इज बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोसेस. सो अगर ये दो चीजें आपको वहां पे दिया हुआ है तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या करेगा कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, आई अगेन रिपीट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होगा? जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस को यहां से वो सिलेक्ट करेगा सबसे पहले रेडी क्यू में से और भेज देगा किसके पास में? सीपीयू के पास में फॉर द एग्जीक्यूशन. दिस इज द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. अगेन रिपीट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होगा कि प्रोसेसेस रहेंगे, उनके बर्स्ट टाइम रहेंगे, तो जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम रहेगा उसी प्रोसेस को हम यहाँ क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे सीपीयू के पास में. So this is shortage job first. Next one is SRTN, that means shortest remaining time next. अभी अगर मैं shortage job first की बात करूं तो shortage job में preemptive होता है, non preemptive होता है. So यहाँ पे मैं एक चीज अभी आपको बता देता हूँ कि अगर shortage job first की मैं बात करूं तो ये preemptive से भी solve होता है, non preemptive से भी solve होता है. That means shortage job first is a preemptive non preemptive scheduling algorithm. बट ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सो इसके लिए एक लाइन आपको याद रखनी है, वो ये रहेगी कि न्यूमेरिकल में आपको प्रोसेस और बर्स्ट टाइम दिए रहते हैं, ये दो चीजें कॉमन रहेगी. उसके आगे में भी आपको अलग अलग एल्गोरिदम में चीजें मिलती जाएगी. सो न्यूमेरिकल में शॉर्टेज जॉब के प्रोसेस के नेम एंड बर्स्ट टाइम दिए रहेंगे, बट उसके साथ में अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है तो वो जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा वो रहेगा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. अगेन रिपीट कि अराइवल टाइम अगर दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में, अगर एसजेएफ की हम बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ऐसे एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रीएम्प्टिव एंड बाय नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ. सो व्हाट इज द अराइवल टाइम? व्हाट इज अराइवल टाइम? कि आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस, आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस, कितने टाइम के बाद में प्रोसेस अदर प्रोसेसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई हुई है. अगेन रिपीट कि आफ्टर स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कितने टाइम के बाद में बाकी की प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई हुई है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. देयर आर 4 प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4. तो ये चारों प्रोसेस जॉब क्यू में थी. जॉब क्यू में से एक प्रोसेस रेडी हुई P1, तो वो गई रेडी क्यू में. रेडी क्यू में जाने के बाद में तुरंत उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया. बट आफ्टर 1 मिलीसेकंड P2 प्रोसेस रेडी होगी तो वो रेडी क्यू में आ गई. आफ्टर 2 मिलीसेकंड P3 प्रोसेस रेडी हो गई तो वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी क्यू में आ गई. आफ्टर 3 मिलीसेकंड P4 प्रोसेस रेडी हो गई और वो एग्जीक्यूशन के लिए जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आ चुकी है. सो ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड, दिस इज द अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P2, P3, P4 एंड P5. सो अगर
आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है तो अराइवल टाइम देने के बाद अगर एग्जांपल में दिया हुआ है सो इट कैन बी सॉल्व बाय प्रीएम्प्टिव और बाय नॉन प्रीएम्प्टिव वे एंड दिस इज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और द नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। बट अगर मैं यहाँ पे SRTN की बात कर रहा हूँ तो प्रीएम्प्टिव एचजेएफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एल्गोरिदम। अगेन रिपीट कि अगर मैं यहाँ पे SRTN की बात कर रहा हूँ तो प्रीएम्प्टिव एचजेएफ इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एल्गोरिदम। हम आगे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वन इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। सो यहाँ पे आपको इस एल्गोरिदम को समझना है। सो राउंड रॉबिन दैट मीन्स देयर आर n नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे होने वाले। मीन्स ये राउंड्स कैसे होंगे तो प्रोसेस जाएगी रेडी क्यू में से सीपीयू के पास में, अगेन इंटरप्ट कॉल होगा, प्रोसेस जाएगी रेडी क्यू में, फिर से उसका एग्जीक्यूशन टाइम आएगा तो फिर से सीपीयू के पास में जाएगी, फिर से इंटरप्ट कॉल होगा तो फिर से रेडी क्यू में जाएगी। ये चलते रहेगा जब तक कि उस प्रोसेस का टोटल टाइम एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसके लिए यहाँ पे आपको टाइम स्लाइस दिया रहेगा। लेट अस टेक एन वन एग्जांपल कि P1 प्रोसेस की बात कर रहे हैं और P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 8 मिलीसेकंड है और अगर आपको टाइम स्लाइस दिया हुआ है 2 मिलीसेकंड का, दैट मींस व्हाट कि CPU execute this process only for a 2 millisecond in a one round. Again repeat कि process of this algorithm execute CPU execute the P1 process only for a 2 millisecond in a one round. But after 2 millisecond क्या होगा तो यहाँ पे इंटरप्ट कॉल होगा और वापस से प्रोसेस जाएगी रेडी क्यू में। एग्जाम्पल कैसे रहेगा इसका कि P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम 8 मिलीसेकंड है और टाइम स्लाइस आपको गिवन है एग्जांपल में 2 मिलीसेकंड का। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके रखी हुई इस एल्गोरिदम में कि सीपीयू कोई भी प्रोसेस को 2 मिलीसेकंड से ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक राउंड में। तो P1 प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी उसका टोटल टाइम 8 मिलीसेकंड था तो 2 मिलीसेकंड का अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। यहाँ पे इंटरप्ट कॉल होगा और प्रोसेस फिर से सीपीयू से निकल के रेडी क्यू में जाएगी। बट रेडी क्यू में जाने के बाद में जो उस प्रोसेस का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा वो कितना रहेगा 8 - 2 दैट इज 6। सो यहाँ पे प्रोसेस ने क्या किया तो प्रोसेस ने सारा जो 2 मिलीसेकंड में वो एग्जीक्यूट हुई थी तो जो भी उसके पास में इंफॉर्मेशन अपडेट हुई होगी तो वो उसने अपने पीसीबी में स्टोर कर लिया और वापस से रेडी क्यू में चलेगी क्योंकि पीसीबी भी आपका रेडी क्यू रैम के ऊपर में स्टोर रहता है। सो जब फिर से P1 का एग्जीक्यूशन आएगा तो वो फिर से सीपीयू के पास में जाएगी, फिर से 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगी और फिर से 2 मिलीसेकंड के बाद में रेडी क्यू में आ जाएगी। तो अभी रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 6 - 2 इज 4। सो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है रेडी क्यू से सीपीयू, सीपीयू से रेडी क्यू से सीपीयू, सीपीयू से रेडी क्यू, दैट मींस कि टाइम स्लाइस अगर 2 मिलीसेकंड का और प्रोसेस P1 का टोटल टाइम अगर 8 मिलीसेकंड है तो यहाँ पे प्रोसेस P1 जो है अपना टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 4 राउंड परफॉर्म करेंगे 2 मिलीसेकंड के। सो दिस इज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि प्रायोरिटी देखते हुए हम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए बुलाते हैं। बट अभी तक के जो हमने 4 एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया वहां पे प्रायोरिटी आपको गिवन नहीं रहेगी। अगर गिवन है भी तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा प्रायोरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। बट एक्चुअली प्रायोरिटी का काम कहां पे आएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। सो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या देखना है प्रायोरिटी। न्यूमेरिकल में 3 चीजें गिवन रहेगी प्रोसेस, बर्स्ट टाइम एंड प्रायोरिटी। सो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उस प्रोसेस को आप सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेज दोगे सीपीयू के पास में। So this is what priority scheduling algorithm. So these are the different types of scheduling algorithm और हर एक का अपना अपना एक वर्किंग स्टाइल होगा। Now in this lecture we are going to learn about the first come first serve। ये हमारा फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। यहाँ पे क्या होगा जॉब आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पहले रेडी क्यू में आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसको हम क्या बोलेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट बिकॉज ऑफ द सिंपल नेचर ऑफ FCFS।
और ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। दैट मीन्स एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास में चलेगी तो वो वहां से एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, इसलिए इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना इजी रहेगा। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन FIFO क्यू। अब ये FCFS कैसे बना हुआ है, तो FIFO को कंसीडर करते हुए हमने FCFS बनाया। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज हाई। जैसा कि मैंने आपको माइक्रो प्रोजेक्ट में दिया हुआ है कि आपको डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना और उसका एक फाइनल रिपोर्ट कंपैरेटिव स्टडी आपको एज इन अ माइक्रो प्रोजेक्ट बनाना है। तो कंपैरेटिव स्टडी में क्या, तो एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये आपको फाइंड आउट करना था। आप सेम एग्जांपल को डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करोगे और अगर आप उसके आंसर्स देखोगे, जो हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेम एग्जांपल का एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ज्यादा मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम। व्हाई? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पुअर परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज हाई। और हम यहाँ पे अगर बेस्ट एल्गोरिथम की बात करेंगे तो मैंने शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में भी आपको बताया हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। तो जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम होगा, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है पुअर परफॉर्मेंस एज एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई, क्योंकि यहाँ पे FCFS में एवरेज वेटिंग टाइम जो रहेगा वो हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। We will see the example of FCFS, but we have to understand first the different state of process and working of job queue, ready queue. अभी हम यहाँ पे देखने वाले FCFS का एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बट बिफोर दैट we have to understand first or revise first the unit number 3, and the first topic is process state. The unit of time we use in MS, that means millisecond. हमको डायग्राम तो समझना ही पड़ेगा सबसे पहले, जो हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, बट उससे पहले भी हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हमको एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा टाइम का वो हम हमेशा यूज करेंगे MS, दैट मीन्स मिली सेकंड। दैट इज कि मिली सेकंड इज लेस देन सेकंड, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी टाइम के पीछे में यूनिट यूज करने वाला है वो रहेगा MS। हमको हर जगह पे जब भी टाइम की बात आई तो हम वहां पे लिखेंगे MS। AWT मीन्स एवरेज वेटिंग टाइम एंड ATAT मीन्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये दो चीजें आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करनी पड़ेगी। बार चार्ट यूज टू रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस बाय द CPU। बार चार्ट हम यहाँ पे 3 स्टेप में हमारा आंसर निकलेगा, और फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बार चार्ट। और बार चार्ट मीन्स व्हाट इज नथिंग बट द proper representation of the CPU, that means how the CPU and in which manner the CPU execute all the processes. So before starting the scheduling algorithm we have to revise the process state. These are the different state of process, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे समझने वाली बात क्या रहेगी कि अगर प्रोसेस न्यू स्टेट में है, that means the process कहाँ पे, इन अ जॉब क्यू, और जॉब क्यू is always placed on the hard disk। यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस रहेगी और n नंबर ऑफ प्रोसेस में से 1 by 1 प्रोसेस रेडी क्यू में आती जाएगी। जैसी वो प्रोसेस रेडी हो जाएगी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, वो प्रोसेस हमारे कहाँ पे आ जाएगी, रेडी क्यू में। एंड रेडी क्यू इज नथिंग बट योर रैम, जहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और यहीं पे हमारा क्या रहता है, द PCB ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। रेडी क्यू में, रेडी स्टेट में अगर प्रोसेस आ गई, दैट मीन्स प्रोसेस कहाँ पे, रेडी क्यू में। एंड दिस इज अगेन अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अगर प्रोसेस न्यू स्टेट में, दिस इज द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और प्रोसेस अगर रेडी क्यू में तो दिस इज द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और यहां से प्रोसेस निकल के शेड्यूलर डिस्पैच करेगा और वो भेज देगा CPU के पास में, वो भेज देगा CPU के पास में। सो दिस इज द डिवाइस क्यू वेटिंग, क्योंकि प्रोसेस को अगर किसी रिसोर्स की जरूरत है तो वो उस IO को रिक्वेस्ट करेगा, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उस डिवाइस क्यू में वेट करेगा। एंड दिस इज द CPU। रेडी में से प्रोसेस निकल रही है, पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रोसेस को सिलेक्ट करके क्या कर रहा है, शेड्यूलर डिस्पैच हो रहा है, और प्रोसेस कहाँ पे आ रही है, CPU के पास में। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो न्यू में, दैट मीन्स न्यू स्टेट में 4 प्रोसेस थी, P1, P2, P3, P4। अब ये चारों की चारों प्रोसेस एक साथ
रेडी हो सकती है फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, और वो चारों के चारों प्रोसेसेस रेडी क्यू में एक साथ आ सकती है। बट अगर अराइवल टाइम गिवन होगा, दैट मीन्स हम कंसिडर ये करेंगे कि यहाँ पे न्यू में से रेडी में सारी प्रोसेसेस एक साथ नहीं आई हुई है, वन बाय वन प्रोसेस आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम न्यू में से रेडी में आई हुई है। बट अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि ऑल द प्रोसेस कम्स इन अ रेडी क्यू एट अ सेम टाइम, और उसमें से हमने यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हुए वन बाय वन प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजा हुआ है। सो दिस इज द शेड्यूलिंग, दिस इज द प्रोसेस स्टेट डायग्राम जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। Okay, now we will see the example of FCFS without arrival time, means all the process comes from the job queue to ready queue at the same time। हम सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जहां पे आपको जहां पे आपको अराइवल टाइम गिवन नहीं है। और अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है मींस व्हाट कि ऑल द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द जॉब क्यू टू रेडी क्यू एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अराइवल टाइम अगर गिवन नहीं है तो हम कंसीडर क्या करेंगे, ऑल द प्रोसेस कम्स इन द रेडी क्यू एट द सेम टाइम। बट अगर अराइवल टाइम गिवन है, दैट मीन्स व्हाट कि एवरी प्रोसेस कम इन अ रेडी क्यू आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या बोला कि ऑल द प्रोसेस कम्स इन अ रेडी क्यू एट अ सिंगल टाइम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग, और इस टाइप का एक टेबल दिया रहेगा। Process P1, P2, P3 and the burst time. Burst time is nothing but the execution time of process। हमने CPU burst और I burst cycle देखा हुआ है। So CPU burst means what कि CPU के साथ में execute हो रही है process, और I burst मतलब I के साथ में execute हो रही है process। So इस example में हम consider यही कर रहे हैं कि all the process P1, P2, P3 is executing with the CPU only, and the burst time of that particular process is 24 millisecond, 3 millisecond and 3 millisecond। P1 का 24 millisecond है, P2 का 3 millisecond है, P3 का again 3 millisecond है। This is the total execution time of process P1, P2 and P3। So हमको यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहेगा solve the following, ये टेबल दिया रहेगा और नीचे में लिखा रहेगा find the average waiting time, average turnaround time by FCFS। So इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसका आंसर हमारा 3 स्टेप में निकलने वाला है। सो फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट आपका बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीपीयू की सीपीयू किस तरीके से कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस इज द बार चार्ट। अभी यहाँ पे बार चार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आप कैसे बार चार्ट को डिजाइन करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके का एक रो बना लोगे जिसमें पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन आप प्रोसेसेस को ऐड करने के बाद में क्रिएट करोगे पार्टीशन। दैट मीन्स जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक के ऊपर में क्या हुआ, सिंगल क्लिक के ऊपर में यहाँ पे आ गया प्रोसेस एक बार चार्ट जहाँ पे 3 पार्टीशन है, प्रोसेस P1, P2 एंड P3। अभी यहाँ पे क्यों आया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आपको वीडियो लेक्चर में ये चीज समझा रहा हूँ। बट एक्चुअल ऑफलाइन क्लासेस में मैंने क्या किया रहता है, एक रो ड्रॉ किया रहता है, वहां पे शुरू किया रहता फ्रॉम वन प्रोसेस। दैट मीन्स एक प्रोसेस लिखा रहता, बाद में पार्टीशन क्रिएट किया रहता, बाकी का जो मेरा रो रहता वो ब्लैंक रहता। सो यहाँ पे किस तरीके से रहेगा आपका बार चार्ट, तो आपको एक रो ड्रॉ करना है और रो ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले ऑन द लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको लिखना है 0। आई अगेन रिपीट, लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, कॉर्नर पे 0। व्हाट एग्जैक्टली दिस 0, क्योंकि अभी तक के रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं है, सीपीयू भी आइडल बैठा हुआ है। जब रेडी क्यू में एक प्रोसेस जाएगी तब वो प्रोसेस निकल के सीपीयू के पास में जाएगी और उसका जो टाइमर रहेगा वो ऑन होगा। तो इनिशियली क्या रहेगा हमारा टाइमर 0। सो हम यहाँ पे हमेशा 0 लिखेंगे। अभी आप ये कंसिडर करो कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ, दिस इज द जॉब क्यू, दिस इज द जॉब क्यू। बट रेडी क्यू में अभी तक के कोई भी प्रोसेस नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम दिस 3 प्रोसेस, यहाँ पे फिर से एक चीज कि यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है क्या, नहीं है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस हमारा जॉब क्यू में अभी ये प्रोसेसेस तीनों की तीनों प्रोसेसेस एक साथ हमारे रेडी क्यू में जाने वाली है।
तो अभी कंसिडर करो कि ये जो एग्जांपल रहेगा ये आपका जॉब क्यू रहेगा और अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट मीन्स दिस 3 प्रोसेस गोज इन अ रेडी क्यू एट द सेम टाइम और ये तीनों प्रोसेस रेडी क्यू में चली गई एक साथ। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हम इन तीनों प्रोसेस में से ऐसे कौन से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे किस सीपीयू को अलॉट करने के लिए, तो ये चीज हमारा डिसाइड करेगा यहाँ पे एफसीएफएस। और एफसीएफएस क्या बोल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बट अभी तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस एक साथ हमारा रेडी क्यू में आए तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इस केस में आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी में क्या बोला हुआ है, P1, दैट मींस दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, उसके बाद में P2 एंड उसके बाद में P3। तो यहाँ पे हमारा एफसीएफएस क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा P1 को और भेज देगा सीपीयू के पास में। बार चार्ट में आपको फिर से बताओ, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीपीयू कि किस तरीके से सीपीयू किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एम्प्टी रो में लिखूंगा P1 प्रोसेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव, दैट मीन्स एक बार P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चला गया तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 24, व्हाई, बिकॉज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1 प्रोसेस इज 24। अगेन रिपीट, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया तो हमारा टाइमर शुरू हो चुका है, तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइनली उसने 24 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 24 और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्टीशन P1 प्रोसेस का। दैट मीन्स सीपीयू ने अभी एग्जीक्यूट किया 24 मिलीसेकंड के लिए P1 प्रोसेस को। नाउ P1 इज टर्मिनेटेड, वो एग्जीक्यूट हो चुका। नाउ अभी रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस बची है, P2 एंड P3। सो जस्ट आफ्टर द P1 यहाँ पे सीपीयू फ्री नहीं बैठेगा, तुरंत वो नेक्स्ट प्रोसेस को रिसीव करेगा और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन ऑफ P2 कितने मिलीसेकंड का है, 3 मिलीसेकंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। व्हाई, बिकॉज 24 प्लस 3 इक्वल टू 27। दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ P2 प्रोसेस और P2 भी एग्जीक्यूट होके बाहर निकल जाएगा। अभी कौन सा बचेगा, P3। सो यहाँ पे P3 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 3 मिलीसेकंड। सो 27 प्लस 3 30। अगेन रिपीट, 27 प्लस 3 30। दिस इज योर बार चार्ट। दिस शोज कि हाउ द प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑल दिस प्रोसेसेस। तो प्रोसेसर ने क्या किया, सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट किया 24 मिलीसेकंड के लिए, उसके बाद में उसने P2 को एग्जीक्यूट किया 3 मिलीसेकंड के लिए। तो उसका टाइमर हमेशा तो जीरो नहीं होने वाला है, एक बार ही जीरो रहेगा इनिशियल, उसके बाद में तो बढ़ते ही जाएगा। सो 0 से 24 तक के P1, 24 से 27 तक के P2 एंड 27 to 30 तक के P3। दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस बाय द प्रोसेसर। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर आपका बार चार्ट सही आ जाए तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आपका सही आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। अभी जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालना, हर एक प्रोसेस का उसका टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिया हुआ है। प्रोसेस सेम टेबल हम रिवाइज करेंगे, बट यहाँ पे हेडिंग क्या रहेंगे, हमारे 3 कॉलम रहेंगे, प्रोसेस P1, P2, P3, उसके बाद में वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। सो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि हर एक प्रोसेस के आपको बार चार्ट में 2 वैल्यू दिख रही है, ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड। सो प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब उसका वेटिंग टाइम होगा। अगेन रिपीट, 2 वैल्यू दिख रही है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो ऑन द लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू रहेगा उस प्रोसेस का क्या रहेगा, वेटिंग टाइम रहेगा, और ऑन द राइट साइड जो भी रहेगा वो रहेगा उसका टर्न अराउंड टाइम। सो व्हाट इज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। तो वेटिंग टाइम मतलब ये कि प्रोसेस कितने टाइम के लिए रेडी क्यू में आने के बाद में उसने वेट किया, प्रोसेस कितने टाइम तक के उसने रेडी क्यू में वेट किया। दिस इज द वेटिंग टाइम। एंड टर्न अराउंड टाइम मतलब प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कितने टाइम के बाद में कंप्लीट किया, इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंडिंग इनसाइड द रेडी क्यू। अगेन रिपीट, टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या कि प्रोसेस ने कितने टाइम में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंडिंग इनसाइड द रेडी क्यू आल्सो। दैट मीन्स प्रोसेस एक बार रेडी क्यू में आ गई, दैट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, ये हमको कंसीडर करना, और ऐसा होगा इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन रिपीट कि एक बार प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, दैट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जॉब क्यू में से प्रोसेस रेडी क्यू में कब आते हैं, जब वो रेडी रहेगी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो रेडी क्यू में आ गया, दैट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। सो वो रहेगा हमारा टर्न अराउंड टाइम। दैट मीन्स
time between the process submitted in a ready queue and terminated from the CPU. Again repeat, time between the process submitted in a ready queue and terminated from the CPU. This time is a turnaround time. This time is a turnaround time. So आपको अभी अब आप यहाँ पे स्टेप 2 देखोगे तो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम कितना दिया रहेगा 0. वाई? बिकॉज रेडी क्यू में कुछ भी नहीं था, तीनों प्रोसेस एक साथ आई और आए बराबर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चलेगी P1 CPU के पास में. तो CPU ने अपना टाइम स्पेंड किया क्या रेडी क्यू में? नो. दैट्स वाई द वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस इज 0. बट जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था तो P2 एंड P3 वेट कर रहा था रेडी क्यू में. तो P2 ने वेट किया कब तक के? 24 मिली सेकंड के लिए. वाई? बिकॉज जब तक के P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक के P2 एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा. सो द वेटिंग टाइम ऑफ P2 प्रोसेस इज 24. ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट मींस प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूशन के लिए चलेगी तो वापस से रेडी क्यू में नहीं आने वाली. इसलिए P1 जब एग्जीक्यूशन के लिए गया तो वापस से रेडी क्यू में नहीं आया. तो यहाँ पे P2 को वेट करना पड़ा 24 मिली सेकंड. आफ्टर P1 P2 एग्जीक्यूट होने के लिए गया तो यहाँ पे P3 वेट कर रहा है, नॉट ओनली फॉर द P2 बट ऑल्सो फॉर द P1, क्योंकि तीनों प्रोसेस एक साथ रेडी क्यू में आई थी. तो P1 और P2 जब तक के एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक के P3 वेट करेगा. इसीलिए P3 का जो वेटिंग टाइम रहेगा 27 मिली सेकंड का आपको यहाँ पे दिया हुआ. ओके, सो द वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0, P2 इज 24 एंड P3 इज 27. सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम. तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस का राइट साइड मतलब टर्न अराउंड टाइम होता है. सभी प्रोसेसेस 0 टाइमर पे रेडी क्यू में आ चुकी थी, बट उसने अपना एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट किया? तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन आफ्टर 24 मिली सेकंड एग्जीक्यूट कंप्लीट किया. इसलिए P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा? 24 मिली सेकंड. P2 ऑलरेडी P1 के साथ में आ चुका था रेडी क्यू में, तो उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया था, बट वो रुका कहाँ पे था? रेडी क्यू में. इसीलिए यहाँ पे P2 का जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा? 27 मिली सेकंड. एंड P3 भी वैसा ही था कि वो रेडी क्यू में वेट किया कब तक कि जब तक कि P1 और P2 एग्जीक्यूट ना हो जाए. तो P3 का टर्न अराउंड टाइम रहेगा 30 मिली सेकंड. सो द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 24, P2 इज 27, P3 इज 30. अभी यहाँ पे आपको यूनिट लगाना पड़ेगा MS. दैट मीन्स 0 मिली सेकंड, 24 मिली सेकंड, 27 मिली सेकंड, 24 मिली सेकंड, 27 मिली सेकंड, 30 मिली सेकंड. So in this way you have to find out the waiting time and turnaround time of all the process after designing the correct bar chart. And last step is so simple, average waiting time and average turnaround time. अभी इसके लिए बेसिक सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. सो एवरेज टर्नअराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? एडिशन एवरेज वेटिंग टाइम, AWT मतलब एवरेज वेटिंग टाइम मीन्स the addition of three processes waiting time 0 plus 24 plus 27 divided by 3. So this can be divided by 3. Why divided by 3? Because there are 3 processes in this example. That's why we divide this this addition by 3. So finally we will get 17 ms. So average waiting time of this example is 70 millisecond, and same thing is for average turnaround time. To 24 plus 27 plus 30 divided by 3, so we will get 27 millisecond. So your final answer for this example is average waiting time is 17 millisecond and average turnaround time is 27 millisecond. So this is the FCFE scheduling algorithm. In this way, FCFE scheduling algorithm select the process and sending it to the CPU for the execution, and this is the average waiting time and average turnaround time for the FCFS. Okay, if required you can take a snapshot for this window. Now हम सेम एग्जांपल देखते हैं बट विद द अराइवल टाइम. ये हमने देखा विदाउट अराइवल टाइम. अभी हम देख सो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल ऑन FCFS विथ अराइवल टाइम. अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे FCFS का एग्जाम्पल विथ अराइवल टाइम मीन्स ऑल द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द जॉब क्यू टू रेडी क्यू आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस.
यहाँ पे इस एग्जांपल में हमको क्या दिया हुआ है, अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम अगर दिया हो तो हमको क्या कंसिडर करना है कि जब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए तब जाके आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम बाकी की प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आ रही है। बार चार्ट होगा सेम ड्रॉ, बट यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वहाँ पे कुछ चेंजेस रहने वाले हैं। सो क्या रहेंगे, तो आपको इस एग्जाम्पल में किस तरीके से पूछा जा सकता है अराइवल टाइम में कि दो चीजें प्रीवियस एग्जाम्पल में थी, प्रोसेस एंड बस टाइम, यहाँ पे क्या लग गया, अराइवल टाइम। सो P1 प्रोसेस 5 मिलीसेकंड, P2 प्रोसेस 15, P3 12, P4 25, P5 5 मिलीसेकंड। अराइवल टाइम इज 0 1 2 3 4। P1 का 0 है, P2 का 1 है, P3 का 2, P4 का 3, P5 का 4। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द बार चार्ट। बार चार्ट कैसे, तो अगेन आपको सिंपल सा ब्लैंक रो निकालना है, उसके बाद में जब आप ये सॉल्व करते जाओगे हर एक प्रोसेस के लिए, तब आपको पार्टीशन क्रिएट करना है। सो आपको एक रो ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले पुट कर लेना है 0। अगेन रिपीट, आफ्टर डिजाइनिंग अ एम्प्टी रो you can put a 0 on our left side, that means timer, it indicate the timer 0। आफ्टर दैट अभी हम एफसीएफएस की बात करें, दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यहाँ पे इंटर अराइवल टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स सभी की सभी प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू एक ही टाइम पे नहीं आई हुई है। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी गई होगी, P1, और P1 जैसे ही रेडी क्यू में गया उसने रेडी क्यू में वेट नहीं किया, वो तुरंत किधर चला गया, सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए। और क्योंकि हमारा ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मतलब एक बार प्रोसेस सीपीयू के पास में चाहे तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही लेगी। और P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 मिलीसेकंड। सो देखो आप यहाँ पे कितना आ गया, 5। 0 से स्टार्ट हुआ, 5 पे खत्म हुआ, सो P1 इज टर्मिनेटेड। बट जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 ने 0 से स्टार्ट किया, उसने अपना एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड तक के कंप्लीट किया, तो रेडी क्यू में साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि P1 सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट हो ही रहा था, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 मिलीसेकंड यहाँ पे P2 जो है वो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आ चुका है। अभी मैंने यहाँ पे 1 मिलीसेकंड के बाद में क्यों बोला, क्योंकि द अराइवल टाइम ऑफ P2 इज गिवन इन दिस एग्जांपल इज 1। सो जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो यहाँ पे P2 जो है वो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। जब P1 अपना एग्जीक्यूशन 2 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, तो आफ्टर 2 मिलीसेकंड P3 भी जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। जब P1 ने अपना एग्जीक्यूशन 3 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, तो आफ्टर 3 मिलीसेकंड P4 भी जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। और जब उसने अपना एग्जीक्यूशन 4 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, तो P5 प्रोसेस भी जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। और उसके बाद में P1 ने अपना एग्जीक्यूशन टोटल 5 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, तो जॉब क्यू में कोई प्रोसेस नहीं थी, इसीलिए जॉब क्यू में से कोई प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आई। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो बिकॉज यहाँ पे 5 ही प्रोसेस आपको गिवन है। सो समझ में आया कि आपको कि जब P1 आया सबसे पहले रेडी क्यू में, तो तुरंत सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए चला गया। सो रेडी क्यू में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सीपीयू के साथ में P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन रिपीट, जो हमारा ऊपर में हेडिंग दिया हुआ कि सम इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रोसेस है P1 प्रोसेस। जब P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम एक एक प्रोसेस रेडी क्यू में आती गई। 1 मिलीसेकंड के बाद में P2, 2 मिलीसेकंड के बाद में P3, 3 मिलीसेकंड के बाद में P4 एंड 4 मिलीसेकंड के बाद में P5। और इधर सीपीयू के साथ में P1 एग्जीक्यूट भी हो रहा है। सो ये दोनों चीजें साथ में चला रहा है, दैट मीन्स दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस वे द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम। ये एग्जांपल में क्या हो कि वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड विद द सीपीयू एंड अनदर 4 प्रोसेस क्या हो रही है, उसके ऊपर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, उसको मूव कर रहा है फ्रॉम जॉब क्यू टू रेडी क्यू। So in this way, all the process comes in a ready queue after some interval of time. Now P1 process is totally executed. So अभी उसके बाद में कौन सी प्रोसेस जाएगी, तो P1 के तुरंत बाद कौन सी आई, P2। So मैंने यहाँ पे क्या लिखा, P2 प्रोसेस, और P2 प्रोसेस का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 15 मिलीसेकंड। तो 5 + 15 इज 20। अगेन रिपीट, 5 + 15 इक्वल टू 20 मिलीसेकंड। P2 भी टर्मिनेट हो गया। आफ्टर जस्ट P2 कौन आया था, P3। तो P3 को यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि हम एफसीएफएस की बात कर रहे हैं, तो P3 का कितना टाइम है, 12 मिलीसेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32। आफ्टर दैट P4 का कितना है, 25। सो P3 के बाद में 25 एग्जीक्यूट हुआ, P4 एग्जीक्यूट हुआ, तो उसका टाइम है 25।
5, तो टोटल 25 प्लस 32 57 एंड लास्ट वन इज P5, सो ये होगा हमारा 62। सो इन दिस वे आपको बार चार्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली बार चार्ट इज अ graphical representation of CPU, that means how the CPU execute all the processes. आफ्टर दैट स्टेप 2 क्या रहेगा, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बट यहाँ पे चेंज क्या रहेगा, तो यहाँ पे प्रोसेस, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, यहाँ पे देयर आर 5 प्रोसेस, प्रीवियस एग्जांपल में 3 प्रोसेस थी, तो P1 P2 P3 P4 P5, बट यहाँ पे वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे -0 1 2 3 4 दिया हुआ है। दिस इज वाई, बिकॉज वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद में कितने टाइम के लिए उसने वेट किया, रेडी क्यू में आने के बाद में कितने टाइम के लिए उसने वेट किया। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है कि रेडी क्यू में आने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन टाइम शुरू हो चुका है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का, कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब वेटिंग टाइम और राइट साइड मतलब टर्न अराउंड टाइम। सो अगर यहाँ पे P1 प्रोसेस की बात करूं तो उसका वेटिंग टाइम क्या रहेगा, 0। सो बेसिक फॉर्मूला इज दैट कि अगर आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है, सो यू कैन माइनस दिस अराइवल टाइम फ्रॉम द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सो अगर यहाँ पे अगेन रिपीट, अगर आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम में से उस अराइवल टाइम को माइनस करोगे। वाई, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस एक्चुअल में 5 मिलीसेकंड के लिए रेडी क्यू में रुकी हुई है, तो 5 मिलीसेकंड इज द वेटिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, बट जरूरी नहीं है कि अराइवल टाइम दिया है तो उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम 5 मिलीसेकंड दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस हो सकता है 2 मिलीसेकंड के बाद में वो प्रोसेस रेडी क्यू में आई हो, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल वेटिंग टाइम 5 मिलीसेकंड होगा क्या, नो, हम क्या करेंगे 5 - 2 करेंगे, तो एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज 3 मिलीसेकंड। तो सेम यहाँ पे रहेगा, तो P1 का हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम में से उसका अराइवल टाइम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0 - 0 0 ही आएगा। बट अगर मैं P2 की बात करूँ तो P2 का वेटिंग टाइम 5 मिलीसेकंड है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ P2। व्हाई, बिकॉज आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस 1 P1, आफ्टर 1 मिलीसेकंड हमारा जो P2 प्रोसेस है वो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। अगेन रिपीट, जब P1 ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो आफ्टर 1 मिलीसेकंड P2 जो है वो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आया। सो 5 मिलीसेकंड ये उसका एक्चुअल वेटिंग टाइम नहीं था। शुरुआत का 1 मिलीसेकंड वो रेडी क्यू में था क्या, नो। P1 का 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद में P2 हमारा जॉब क्यू से रेडी क्यू में आया हुआ है, तो यहाँ पे P2 रेडी क्यू में कब आया, आफ्टर 1 मिलीसेकंड। दैट्स वाई जो आपको यहाँ पे उसका वेटिंग टाइम दिख रहा है 5 मिलीसेकंड का, वो उसका एक्चुअल वेटिंग टाइम नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 मिलीसेकंड लेट आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 - 1 इज 4। सो द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 इज 4। P3 का 20 मिलीसेकंड है, बट 20 मिलीसेकंड उसका एक्चुअल है क्या, नो, क्योंकि वो 2 मिलीसेकंड लेट आया रेडी क्यू में, इसलिए हमने क्या किया, 20 - 2 18। सेम थिंग इज फॉर P4, वो 3 मिलीसेकंड लेट आया, तो हमने क्या किया, 32 इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P4, तो हमने 32 - 3 किया तो 29, और सेम थिंग P5 के लिए 57 - 4 इज 53। सो 0 4 18 29 53 is the actual waiting time of the process P1 P2 P3 P4 P5 simultaneously. Okay, now the same thing is also for the turnaround time कि process P1 का turnaround time क्या होगा 5, but this is the actual total turnaround time of process P1। so हमने क्या किया, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने उसके अराइवल टाइम को माइनस किया, तो 5 - 0 इज 5, क्योंकि वो सबसे पहली प्रोसेस ही, तो यहाँ पे जो है वही करेक्ट रहेगा उसके लिए। बट P2 प्रोसेस की बात करूँ तो P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम 20 मिलीसेकंड है, बट दिस इज द एक्चुअल टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 प्रोसेस, नो। व्हाई, बिकॉज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में आने के बाद में और सीपीयू उसको टर्मिनेट कर ले, ये दोनों के बीच का टाइम जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम। अगेन रिपीट्स, रेडी क्यू में आने के बाद में और सीपीयू टर्मिनेट करने के बाद में जो टाइम रहेगा बीच में, ये होता है टर्न अराउंड टाइम।
सो हमको यहाँ पे 20 मिली सेकंड मिल चुका है, बट क्या एक्चुअल में रेडी क्यू में प्रोसेस 20 मिली सेकंड मतलब फर्स्ट मिली सेकंड से प्रेजेंट था क्या? नो, क्योंकि P2 प्रोसेस तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के 1 मिली सेकंड के बाद में रेडी क्यू में आया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 जो दिख रहा है वो एक्चुअल टर्न अराउंड टाइम नहीं रहेगा, हम 20 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा हमको 19। सेम थिंग इज फॉर P3, 32 मिली सेकंड आपको टोटल टर्न अराउंड टाइम दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3 प्रोसेस। वाई? बिकॉज आफ्टर 2 मिली सेकंड वो रेडी क्यू में आया था, तो 32 माइनस 2 इज 30। आफ्टर P4 का 57 दिख रहा है, बट ये कितने मिली सेकंड लेट आया, 3 मिली सेकंड, तो आप उस टाइम को माइनस कर लो, 54 मिली सेकंड मिलेगा आपको। सेम थिंग फॉर P5, 62 माइनस 4 इज 15। सो 5, 19, 30, 54, 5, 8, दिस इज द टोटल turn around time for the process P1, P2, P3, P4 and P5. This is the actual turnaround time of the process P1, P2, P3, P4 and P5. So in short, कि अगर आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है, so you can minus this arrival time from the waiting time and turnaround time of that particular process. Okay, and the next tip जो आप सभी को समझ में आई होगी वो रहेगा एवरेज टर्नअराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 + 4 + 18 + 29 + 53 डिवाइड बाय 5। वाई 5? बिकॉज देयर आर 5 प्रोसेस, तो फाइनली वी विल गेट 20.8 मिली सेकंड। 20.8 मिली सेकंड इज अ वेटिंग टाइम and average turnaround time means 5 + 19 + 30 + 54 + 58 divided by 5. So finally we will get 33.2 millisecond. So इस तरीके से हम FCFS में अगर अराइवल टाइम दिया होगा तो हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस एग्जाम्पल। नाउ MSBD क्वेश्चन। अब इसके ऊपर में बेस आपको MSBD क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय द FCFS एंड फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्नअराउंड टाइम। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। जैसा कि हमने विदाउट अराइवल टाइम देखा है 24 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड, ये हमारा बस टाइम हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, बट वहाँ पे अराइवल टाइम नहीं गिवन था। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस सेम एग्जाम्पल विद द अराइवल टाइम, क्योंकि हमने FCFS में विद अराइवल टाइम और विदाउट अराइवल टाइम दोनों देख लिया। इसके जो आंसर्स हैं मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सो यू कैन कंपेयर योर आंसर विद दिस आंसर। 16 millisecond and 24 millisecond. Average waiting time is 16 millisecond and average turnaround time is 26 millisecond. This is the another example. ये example maximum time same bus time के साथ में exam में पूछा हुआ है for the different types of scheduling algorithm. Process P1, P2, P3, P4. Bus time is 8495 millisecond. So जब भी आप फाइनल आंसर निकालोगे तो आपको वहाँ पे मिलीसेकंड लिखना जरूर रहेगा। तो यहाँ पे अराइवल टाइम आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। इसका भी आंसर आपको दिया हुआ है कि एवरेज वेटिंग टाइम 8.75 ms आपको लिखना कंपलसरी रहेगा। आपको यूनिट वहाँ पे शो करना पड़ेगा, टाइम यूनिट। उसके बाद में एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको मिलेगा, वी विल गेट 15.25। एवरेज वेटिंग टाइम वी विल गेट 8.75 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 15.25 ms। दिस आर द 2 एग्जाम्पल। सो आपको इसको सॉल्व करना है एज एन असाइनमेंट विद डिटेल्स, और आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिया हो, तो यू कैन कंपेयर योर आंसर विद दिस आंसर। Summary of learning. In today's lecture we learn about the FCFS with the arrival time and FCFS with the without arrival time. आज हमने 2 एग्जाम्पल देखे FCFS में, उसको समझा कि एक एग्जाम्पल विद अराइवल टाइम के साथ में समझा और एक एग्जाम्पल हमने विदाउट अराइवल टाइम के साथ में समझा हुआ है। In the next lecture we will learn another type of scheduling algorithm जिसका नाम रहेगा HF। तो HF में हम पढ़ेंगे preemptive HF and non preemptive HF। Thank you.